गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट क्लास में अपन ने एंटीबॉडी डाइवर्सिटी यानी कि प्रतिरक्षी की जो विविधता होती है उसके बारे में अपन ने लास्ट टॉपिक क्लियर किया था। उससे पहले आइसोटाइप्स या समप्ररूप अपने कंप्लीट हो चुके थे, वो 5 प्रकार के वो कंप्लीट हो चुके थे अपने। उसके बाद में अपने एंटीबॉडी डाइवर्सिटी का छोटा सा पॉइंट लिया था, वो क्लियर हो गया था। अब नेक्स्ट मैंने क्लास में आपको पहले ही बता दिया था कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो था प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो इस टॉपिक पर आज अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ये बताया था मैंने लास्ट। ध्यान से सुनना, इसको डायग्राम भी बनाएंगे अपन तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंटीजन की अपन ने अलग से समझा है उसको, टॉपिक को, उसके टाइप्स भी पढ़े हैं। एंटीजन क्या होता है अपन को क्लियरली पता है पहले से। एंटीबॉडी के बारे में भी अपन ने विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की है, डायग्राम भी बनाया है। अपन को सारा पता है कि एंटीबॉडी क्या है, कहते किस है, कितने प्रकार है, कैसी इसकी संरचना होती है। तो अपना जो मेन पर्पज है अपन ने जान लिया, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, इन दोनों का काम क्या है। अब जानेंगे कि इन दोनों के आपस में क्रियाएं कैसी होती है और वो क्रियाएं कौन कौन सी होती है, उनके नाम क्या है और वो क्रियाएं कैसी होती है। तो सबसे पहले तो अपन को समझना होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती क्या है, इन रिएक्शंस में होता क्या है, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, किस टाइम में होती है आदि। तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको एंटीजन वाले टॉपिक में लास्ट में ये बताया था कि एंटीजन के पास एक स्पेशल साइट होती है जिसे बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप और एंटीबॉडी के साथ पास एक स्पेशल साइट होती है, वो होती, मैंने नाम बताया था पेराटोप। पेराटोप। तो मैंने ये कहा था उस टाइम आपको कि एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से संपर्क करता है या जुड़ता है एपिटोप कहलाता है, जबकि एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से संपर्क करेगा या जुड़ेगा क्या कहलाएगा, पेराटोप। यानी एपिटोप किसके पास है, एंटीजन के पास। पेराटोप किसके पास है, एंटीबॉडी के पास। तो ये चीज अपन ने क्लियर की थी और उस टाइम ये अपन को पता चल चुका था कि इन दोनों भागों के मध्य जो एंटीजन और एंटीबॉडी के पास है, इन दोनों स्थलों पर ही एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रियाएं होती है, ये आपस में जुड़ते हैं क्रियाओं को करने के लिए। क्लियर है? तो मैं ध्यान से सुनना, ये कह रहा हूं आपको कि ये रिएक्शंस एंटीजन के, किसी एंटीजन के निर्धारक स्थल, निर्धारक स्थल, इंग्लिश में क्या बोल रहे थे अपन इसको, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, यही नाम बोला था, सूक्ष्मतम इकाई थी डिटर्मिनेंट। तो मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शंस या इस टाइप की रिएक्शंस एंटीजन के निर्धारक स्थल, जिसे बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट, के एपिटोप एवं एंटीबॉडी के परिवर्तनशील क्षेत्र पेराटोप के मध्य होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं,
ये रिएक्शंस एंटीजन के निर्धारक स्थल डिटर्मिनेंट के एपिटोप एवं एंटीबॉडी के परिवर्तनशील भाग पेराटोप के मध्य संपन्न होती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि परिवर्तन एंटीबॉडी का परिवर्तनशील क्षेत्र पेराटोप, यानी कि बार बार परिवर्तित होता रहता है। ये निर्धारित नहीं है कि ये क्षेत्र एंटीबॉडी पे एक ही जगह पर ही हो, ये अलग अलग जगह हो सकता है या अलग टाइप का हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि परिवर्तनशील क्षेत्र पेराटोप के मध्य संपन्न होती है। क्लियर है? ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी बहुत ही छोटे समय में ये क्रियाएं होती है। ऐसी जो क्रियाएं हैं या जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य दृढ़ संयोजन पर निर्भर करती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के पास पास आए, इन दोनों स्थानों पर आपस में जुड़े, इनका दृढ़ संयोजन यानी कि जो अटैचमेंट है वो कितना दृढ़ है, कितना स्ट्रोंग है, उस पर निर्भर करेगी ये कितनी टाइम तक चल सकती है। तो मैं वापस फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये शॉर्ट टाइम के लिए होने वाली रिएक्शंस होती है ये, तथा यह एंटीजन एंटीबॉडी के आपस में दृढ़ संयोजन पर निर्भर करती है। ऐसी क्रियाओं में इन अणुओं के मध्य, अणु क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी है, इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एवं वॉन डर वाल बॉन्ड, ऐसी क्रियाओं में या इन अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एवं वॉन डर वाल बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध एवं वॉन डर वाल बंध जैसी अंतः क्रियाएं भाग लेती है। या फिर मैं कहूं कि इन रिएक्शंस में ये तीनों टाइप के बंध बनते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना अपन बंध, हाइड्रोजन बंध है, आयनिक बंध है। तो ऐसी जो रिएक्शंस है, ये जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं इन रिएक्शंस में भाग लेने वाले, उनके मध्य ये बंध बनते हैं, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध और वॉन डर वाल बंध बनते हैं। क्लियर है यहां तक? ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है ये जाति विशिष्ट होती है। ये चीज आप नोट करते जाना, अंडरलाइन करते जाना, नोट्स बनाते टाइम भी अंडरलाइन करना ये चीज, जाति विशिष्ट यानी कि स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। स्पीसीज स्पेसिफिक, ये चीज अंडरलाइन कर लेना। मैं कह रहा हूं कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है ये जाति विशिष्ट होती है, यानी कि स्पेशल स्पीसीज में स्पेशल टाइप की ही रिएक्शन होगी, सभी में सेम प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। तो एक मैंने आउटलाइन दी है आपको कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस किनके मध्य होती है, कहाँ पर होती है, इनके मध्य कौन से बंध बनते हैं, कितने टाइम के लिए होती है, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी चीज का अपन एक डायग्राम बना लेते हैं तो अपना और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं इसका, ये चीज नोट कर लेना आप, डायग्राम में बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा। मान लेते हैं ये कोई बॉडी का पार्ट लिया है मैंने, इसमें कोई सेल है उसका सेक्शन लिया है मैंने, या उस सेल का एक मैंने माइक्रोस्कोप से एक डायग्राम का क्लिक किया है, ठीक है। तो इसमें मैं एंटीजन एंटीबॉडी को मॉलिक्यूल को शो करूंगा और उनके मध्य रिएक्शंस को शो करूंगा। तो ध्यान से देखना, ये जो मैंने बनाया है
अभी इसका नाम भी शो कर दूंगा मैं। ये है जो मैं बना रहा हूं, एक तो राउंड राउंड स्ट्रक्चर और एक त्रिभुज के समान स्ट्रक्चर। ये है डिटर्मिनेंट साइट किसकी? एंटीजन की। अपन को पता है, अपन ने क्लियर किया है कि जो एंटीबॉडी होती है वो कौन से अक्षर के समान होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के Y अक्षर के समान। ये पढ़ा था अपन ने। तो ये मैंने Y जैसी स्ट्रक्चर बनाई है जो शो कर रही है एक एंटीबॉडी को। इसको शो कर रही है एंटीबॉडी को। तो ये फर्स्ट नंबर एंटीबॉडी है, ये सेकंड नंबर एंटीबॉडी है। ये नाम लिख दे रहा हूं मैं, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब चीज ध्यान देना, अगर इसको मैं रेड से शो कर दूं तो आपके और क्लियरली समझ में आएगा। ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपके पास कि एंटीबॉडी नंबर 1 है, ये सेकंड है, यहां पे शो भी कर दिया है। यह है डिटर्मिनेंट साइट किसकी है? एंटीजन की। अब मैंने ये आपको पहले एंटीजेनिसिटी वाले टॉपिक में ये भी बताया था कि ये सूक्ष्म इकाई होती है डिटर्मिनेंट एंटीजन की। ये एक से अधिक हो सकते, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, तो मैंने एक से अधिक बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो राउंड राउंड मैंने बनाया है ये वाला भाग, ये है एंटीजन। एंटीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो मैंने रेड मार्कर से शो किए हैं ये है डिटर्मिनेंट साइट। डिटर्मिनेंट साइट किसी की है? एंटीजन मॉलिक्यूल की है। तो इस डायग्राम में अपन को दिख रहा है कि एक तरफ तो है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ है एक एंटीजन मॉलिक्यूल, और उस एंटीजन मॉलिक्यूल के पास क्या है? डिटर्मिनेंट साइट्स है। डिटर्मिनेंट साइट्स है यानी कि एपीटोप वाला भाग है, और एंटीबॉडी के पास क्या है? पैराटोप वाला भाग है। तो इन दोनों के मध्य ही संबंध स्थापित होगा या रिएक्शन होगी। तो ये डायग्राम आपके समझ में आया। अब इन दोनों के मध्य आगे रिएक्शन कैसे होगी एंटीजन एंटीबॉडी, उसका डायग्राम अलग बनाता हूं मैं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब अगला डायग्राम देखना आप। वही अपन डिटर्मिनेंट साइट बनाएंगे। अगर आपको पिछली क्लासों का याद हो तो मैंने आपको कहा था कि एंटीबॉडी का पैराटोप वाला भाग एंटीजन के एपीटोप वाले भाग से जुड़ेगा या क्रिया करेगा, ये कहा था। तो अपन अभी यहाँ पे शो करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इन दोनों के मध्य रिएक्शन कैसे हो रही है। जो पहले इन दोनों के मध्य रिएक्शन नहीं हुई थी, ये दोनों अलग अलग थे, अब ये एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो कैसे ये शो होगा, ध्यान देना। यहाँ पे जो ये वाला त्रिभुज जैसी डिटर्मिनेंट साइट है, ये एंटीबॉडी जो Y जैसी अपन ने शो की है, इसके पैराटोप वाले भाग से ऐसे अटैच हो गई। ये लो, ये अटैच हो गई, ये राउंड वाली रह गई, यहाँ पे ये त्रिभुज वाली रह गई, और यहाँ पे मान लो कि राउंड वाली स्ट्रक्चर इससे जुड़ी है
ऐसे, ये ऐसे रहेगी। अब समझ में आया? यानी कि जो अपन ये डिटर्मिनेंट साइट बनाई थी त्रिभुज वाली, ये स्पेशल साइट जो डिटर्मिनेंट साइट कहलाती है, ये अगले डायग्राम में एंटीबॉडी की स्पेशल साइट परिवर्तनशील क्षेत्र पेराटोप के साथ जुड़ गई है। त्रिभुज वाली संरचना जुड़ी है डिटर्मिनेंट साइट, क्योंकि अपन ने इस एंटीबॉडी में एक खाली स्थान छोड़ा है ऐसा, तो इसमें फिट कौन सी संरचना हो सकती है? ओनली त्रिभुज वाली ही हो सकती है। अगर मान लो कि राउंड वाली, अगर यहाँ पे राउंड वाली स्ट्रक्चर फिट हो रही है, साइट फिट हो रही है, तो ये राउंड वाली ही होगी, ये त्रिभुज वाली डिटर्मिनेंट साइट नहीं होगी। तो इसमें अपन शो कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं? अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडी टू एंटीजन एट डिटर्मिनेंट साइट। मैंने क्या लिखा? ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि जो एंटीबॉडी है वो अटैच हो रही है एंटीजन से। कौन सी साइट पे? डिटर्मिनेंट साइट पे। डिटर्मिनेंट साइट अपन ने इस डायग्राम में पहले ही शो कर दी है, ये वाली, जो ये वाले हैं। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का एक मैंने डायग्राम शो किया है आपके सामने, जो आपके ये शो कर रहा है कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल और एंटीजन मॉलिक्यूल की जो स्पेशल साइट्स है एपिटोप और पेराटोप, उन दोनों के मध्य स्पेशल साइट्स पे ही ये रिएक्शंस होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डायग्राम आपको आपके नोट्स में भी शो करने हैं, ठीक है, और अंडरलाइन इनको करते जाना है। अगर समझ में नहीं आए तो आपको डाउट क्लास लगवाएंगे आपके हर सैटरडे को, तो उसमें आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी वाली इसमें चीज नहीं है। एक तरफ एंटीबॉडी है वाई के समान, दूसरी तरफ एंटीजन है, मॉलिक्यूल है जिसके पास डिटर्मिनेंट साइट्स है। अगले डायग्राम में मैंने इन दोनों की रिएक्शन करवाई है, क्योंकि एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी एक स्पेशल टाइप के एंटीजन की डिटर्मिनेंट साइट पर ही अटैच हो सकती है। इसीलिए मैंने एक तरफ तो इस फर्स्ट नंबर की एंटीबॉडी के को जोड़ा है त्रिभुज वाले डिटर्मिनेंट साइट के साथ, और दूसरी को जोड़ा है राउंड वाली डिटर्मिनेंट साइट के साथ। क्लियर है? बढ़ते हैं हम अब आगे इसी टॉपिक में। ये डायग्राम आप नोट कर लेना, मिटा रहा हूं मैं। अब जो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं, अगर इनकी अपन क्रिया विधि या इसका मेथड समझे, ये तो अपन ने एक आउटलाइन ली है कि ऐसे ये रिएक्शंस होती है। अगर अपन इसका मेथड देखें या स्टेप्स देखें, तो मोस्टली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को 3 स्टेप में अपन बांट सकते हैं। 3 स्टेप्स, और 3 स्टेप्स कौन कौन सी होगी ध्यान देना, क्योंकि इन 3 स्टेप में ही सारी कहानी छुपी हुई है इन रिएक्शंस की। अब ध्यान देना, फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं या जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेक्शन, वापस रिपीट कर रहा हूं, जो फर्स्ट स्टेप है ऐसे रिएक्शंस में, उनमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स के मध्य अंतः क्रियाएं या इंटरेक्शन होता है। ये क्रियाएं लो टेम्परेचर पर भी, या ये क्रियाएं बहुत अधिक तीव्र गति से कम ताप पर भी संभव होती है। ध्यान से सुनना, ये एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाएं या रिएक्शंस
तीव्र गति से या फास्ट स्पीड से लो टेम्परेचर पर भी पॉसिबल हो सकती है। यानी कि लो टेम्परेचर पर भी बहुत अधिक स्पीड से हो सकती है। मान लो कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर, अगर मैं बीमार हूं, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो भी ये रिएक्शंस होती रहेगी। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस में इन मॉलिक्यूल्स के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने आपको पहले ही बताया था कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और एक कौन सा था, वॉन वॉल बॉन्ड। जैसे दुर्बल बंध बनते हैं, वीक बॉन्ड बनते हैं। तो वापस फर्स्ट स्टेप रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इन मॉलिक्यूल, इन रिएक्शंस में इन मॉलिक्यूल्स के मध्य अन्योन्य क्रियाएं या इंटरेक्शन होता है। ये रिएक्शंस फास्ट स्पीड से लो टेम्परेचर पर भी पॉसिबल हो सकती है। ऐसी रिएक्शंस में इन मॉलिक्यूल्स के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वॉन डेर वाल बॉन्ड जैसे दुर्बल बंध बनते हैं। और एक और चीज इसमें नोट करनी है अपन को, ये रिएक्शंस उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय, जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, यानी कि आगे चलिए तो पीछे भी वापस रिवर्स हो सकती है। तो ये थी अपनी फर्स्ट स्टेप, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की फर्स्ट स्टेप, जिसमें अपन ने देखा कि इसमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स के मध्य इंटरेक्शन होता है। ये फास्ट स्पीड से होती है लो टेम्परेचर पर। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वॉन डेर वाल जैसे वीक बॉन्ड बनते हैं। ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है। क्लियर है फर्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं अपन सेकेंड स्टेप की, ये चीज नोट कर लेना आप, ठीक है। बात करते हैं अपन सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप यह है अपनी, सेकंड स्टेप में समूहन, ये चीज पहले भी अपने आ चुकी है आइसोटाइप्स में। समूहन को बोलते हैं अपन एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, ध्यान देते जाना। ये एग्जाम्पल्स ये इन रिएक्शंस के, तो आगे इन्हीं पे अपन विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे, समझेंगे। समूहन है अवक्षेपण, अवक्षेपण जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। एक है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। एक है भक्षाणुनाशन, इसका भी जिक्र पहले हो चुका है अपने, जिसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। तो सेकंड स्टेप में आपको बताना है कि इनकी सेकंड स्टेप में समूहन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण एवं भक्षाणुनाशन जैसी क्रियाओं की प्रारंभिक तैयारी या प्राइमरी प्रिपरेशन जैसी क्रियाएं होती है। यानी कि जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए रिएक्शंस के, इनकी जो पहले की तैयारी होती है वो सभी क्रियाएं इस सेकंड स्टेप में होती है। तो ये चीज आप नोट कर लेना। अब रह जाती है इसकी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे इन रिएक्शंस की तैयारी हुई तो आगे श्रृंखलाबद्ध क्रियाएं, या इंग्लिश में अपन बोले चेन लाइक रिएक्शंस, चेन लाइक रिएक्शंस। यानी थर्ड स्टेप में अपन को ये बताना है कि इस स्टेप में श्रृंखलाबद्ध क्रियाएं या चेन लाइक रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती है एवं इस स्टेप में हार्मफुल एंटीजन को मारने की
क्रियाएं या रिएक्शंस प्रारंभ हो जाती है। यानी कि कोई भी एंटीजन बाहर से अटैक किया है किसी होस्ट की बॉडी में, तो अपना इम्यून सिस्टम फर्स्ट स्टेप से गुजरेगा, फिर सेकंड स्टेप से गुजरेगा। सेकंड स्टेप में वो सोचेगा कि अपन को कौन सी क्रिया के माध्यम से इस एंटीजन को मारना है। मान लो कि समूहन के माध्यम से मारना है, तो इसकी प्रारंभिक तैयारी हो जाएगी। और थर्ड स्टेप में चेन लाइक रिएक्शंस होगी और उस हानिकारक एंटीजन को मार दिया जाएगा। तो ये 3 स्टेप में एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शंस जो है उसकी सारी की सारी विधि आ जाती है, सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाती है। तो ये थी इनकी 3 स्टेप्स, एंटीजन एंटीबॉडी की 3 स्टेप्स। समझ में आ गई होगी। अब अपन स्पेशली स्टडी करेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं आपको यहाँ पे 4, 1, 2, 3, 4, इन चारों के ऊपर आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए अपन को इन चारों के बारे में अलग अलग से डिटेल में बात करनी होगी विथ डायग्राम। ठीक है, तो स्टडी के दृष्टि से इनको अपन निम्न पार्ट में बांटेंगे जो मैंने नाम शो किए हैं, और उनकी प्रत्येक की इंडिविजुअल अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का, वो है अवक्षेपण। अभी नाम लिखा था मैंने, सेकंड स्टेप है, जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण। अवक्षेप आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, इसका जिक्र होता होगा आपके। अवक्षेप का बनना अवक्षेपण कहलाता है। अवक्षेप यहाँ पे किसका बनेगा? नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे रिएक्शन अपन किसकी करवा रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी करवा रहे हैं, तो अवक्षेप भी या गुच्छा भी इन्हीं का बनेगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का बनेगा। अब पहले थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। जब विलयशील जिसे बोलते हैं अपन सोलेबल, क्या बोलते हैं? सोलेबल। जब विलयशील या सोलेबल एंटीजन अपने से रिलेटेड या अपने से संबंधित एंटीबॉडी से मिलता है, वापस रिपीट कर रहा हूं, जब विलयशील या सोलेबल एंटीजन अपने से रिलेटेड एंटीबॉडी से मिलता है एवं अदर फैक्टर्स जैसे पीएच, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब विलयशील या सोल्यूबल एंटीजन अपने से रिलेटेड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से मिलता है एवं अदर फैक्टर्स जैसे पीएच है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, विद्युत अपघट्य, जैसे इसमें एग्जांपल लें अपन इलेक्ट्रोलाइट्स में NaCl। NaCl एक विद्युत अपघट्य ही है। जैसे NaCl एक आदर्श मात्रा में उपस्थित हो, आदर्श मात्रा यानी कि ऐसी मात्रा जो इन रिएक्शंस को होने के लिए जरूरी होती है, उस मात्रा में ये उपस्थित हो, क्या कहलाती है? आदर्श मात्रा। आदर्श मात्रा में उपस्थित हो तो एंटीजन एवं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक हार्ड नॉन सोल्यूबल अवक्षेप बना लेते हैं। कौन सा? हार्ड नॉन सोल्यूबल अवक्षेप। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब सोल्यूबल एंटीजन अपने से रिलेटेड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से मिलता है एवं अदर फैक्टर्स जैसे पीएच है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे NaCl है, आदर्श मात्रा में उपस्थित हो तो एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हार्ड नॉन सोल्यूबल अवक्षेप बना लेता है। ये अवक्षेप या प्रेसिपिटेशन
इन दोनों की मात्रा या क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ये अवक्षेप किस पे डिपेंड करेगा? एंटीजन एंटीबॉडी की क्वांटिटी पर निर्भर करेगा, मात्रा पर निर्भर करेगा कि ये दोनों कितने मात्रा में हैं, उस पर निर्भर करेगा। क्या निर्भर करेगा? अवक्षेप। क्लियर है यहां तक? आगे ध्यान देना, ये जो प्रेसिपिटेशन है, जो अवक्षेपण है, ये लिक्विड मीडियम में होता है। कौन से मीडियम में? हमेशा लिक्विड मीडियम में होगा या जेल मीडियम में होगा। जेल का नाम सुना होगा आपने, जेल मीडियम। जैसे एग्जांपल ले अपन एगार का। मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रेसिपिटेशन है ये हमेशा लिक्विड मीडियम में होता है या जेल मीडियम में होगा। जैसे जेल मीडियम का अगर एग्जांपल ले तो अगार। क्लियर है? ये जो प्रेसिपिटेशन है ये मोस्टली एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स की मात्रा एवं परसेंटेज के आधार पर, इनकी मात्रा एवं परसेंटेज के आधार पर जो अवक्षेप है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी निर्भर करती है। यानी कि जो अवक्षेप है इसकी क्वांटिटी कितनी होगी और क्वालिटी कैसी होगी या गुणवत्ता कैसी होगी, वो निर्भर किस पे करेगा? एंटीजन और एंटीबॉडी की मात्रा या तो क्वांटिटी पर, मात्रा पर निर्भर करेगा या उसकी परसेंटेज पर निर्भर करेगा। एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है, वो ये है कि ये जो प्रेसिपिटेशन है कई बार, या जो ये एंटीजन और जो एंटीबॉडी है ये कई बार हार्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो एंटीजन और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है कई बार हार्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अपन बोल सकते हैं निलंबित कण, निलंबित कण केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप, के रूप में होता है, जिसे उर्णन, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसे उर्णन, जिसे उर्णन इंग्लिश में है फ्लोकुलेशन। वापस रिपीट कर रहा हूं, एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कई बार हार्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में या निलंबित कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्हें उर्णन या फ्लोकुलेशन कहते हैं। ये चीज अंडरलाइन कर लेना आप। यहां तक क्लियर है? अब ये जो अवक्षेपण या जो प्रेसिपिटेशन है ये किसी होस्ट की बॉडी में या किसी पेशेंट की बॉडी में एंटीजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि मान लो कि कोई ह्यूमन या कोई इंसान बीमार है तो उसकी बॉडी में ये टेस्ट किया जाएगा, तो टेस्ट ये शो करेगा कि इसमें एंटीजन ने इन्फेक्शन किया है या नहीं किया, कि उसमें एंटीजन उपस्थित है कि उपस्थित नहीं है। तो ये था अपना अवक्षेपण, जिसमें अपन ने देखा ये सारी चीज फैक्टर्स अगर होंगे तो ही ये अवक्षेप बनेगा। इसी से संबंधित अपना एक डायग्राम बनेगा जिससे अपन को ये जो अवक्षेपण या जो प्रेसिपिटेशन की जो रिएक्शन है वो क्लियरली समझ में आएगी। इसका डायग्राम अपन इसी क्लास में बना लेते हैं। मैंने कहा आपको कि जो एंटीजन और जो एंटीबॉडी है इनकी क्वांटिटी ही ये बताती है कि उसी पे ही डिपेंड करता है कि जो अवक्षेपण है वो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कितनी होगी। तो उसी के बेस पे अपने डायग्राम बनेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसमें ध्यान से देखना। मान लो इस फर्स्ट डायग्राम में मैं ये Y जैसी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अपन को पता है Y जैसी स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी की होती है। इनकी क्वांटिटी पर ये अवक्षेपण निर्भर करेगा।
फर्स्ट डायग्राम जो मैं बना रहा हूं इसमें मैंने 1 2 3 4 एंटीबॉडी बनाई है वाई जैसी, और मैं एंटीजन बनाऊं, जैसे मैं ये पॉइंट से शो कर रहा हूं, इसमें मैंने एंटीजन बनाए हैं 2। तो इसमें क्वांटिटी किसकी ज्यादा हो गई, मात्रा किसकी ज्यादा हो गई, एंटीबॉडी की। तो जो अवक्षेपण बनेगा वो कैसा बनेगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, सही नहीं होगी, क्योंकि यहां पे इन दोनों की बराबर मात्रा क्वांटिटी है ही नहीं। इसीलिए इस फर्स्ट डायग्राम में अपन शो करेंगे प्रोजोन एंटीबॉडी इन एक्सेस, यानी कि ये पहले की अवस्था है जिसमें एंटीबॉडी की मात्रा ज्यादा है, किसके बजाय, एंटीजन के बजाय। तो यहां पे मैं शो भी कर देता हूं एंटीबॉडी, और ये रेड वाला क्या है, एंटीजन। रेड से इसलिए शो किया है क्योंकि एंटीजन हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल रेड कलर से ही अच्छे दिखते हैं। सेकंड डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसमें ध्यान देना। वाई जैसी स्ट्रक्चर किसकी होगी, एंटीबॉडी की। इसमें मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बहुत सारे। पहले डायग्राम में एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ज्यादा था, एंटीजन मॉलिक्यूल कम थे। सेकेंड वाले डायग्राम में एंटीजन मॉलिक्यूल ज्यादा है लेकिन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कम है। तो अपन क्या लिखेंगे, पोस्टजोन एंटीजन इन एक्सेस, यानी कि इसमें एंटीजन की जो क्वांटिटी है वो एंटीबॉडी की तुलना में ज्यादा है, इसलिए जो अवक्षेप बनेगा वो सही नहीं बनेगा, उसकी क्वालिटी खराब होगी। क्यों होगी, क्योंकि एंटीबॉडी